जबलपुर मध्य प्रदेश की संस्कार धानी। जितना ये शहर अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए मशहूर है, उससे कहीं ज़्यादा ये शहर किस्से कहानियों के लिए भी जाना जाता है। जबलपुर की छोटी छोटी गलियों में हजारों किस्से कहानियाँ समाये हुए हैं। आज का किस्सा हमें साझा किया है अभिमन्यु ने। आज की ये कहानी अभिमन्यु के साथ हुए एक के बाद एक हादसों पर आधारित है। अभिमन्यु 12th पास करके अपने गांव से इंजीनियरिंग करने के लिए जबलपुर जा रहा था। वहां पर उसका दाखिला एक प्राइवेट कॉलेज में हो गया था। अभिमन्यु बहुत खुश था और उसका परिवार भी, पर किसी को कहाँ पता था कि ये खुशी सिर्फ चंद दिनों की ही है। अभिमन्यु जबलपुर के धनवंतरी नगर में किराए से रहने लगा। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। फिर एक रात अचानक अभिमन्यु को एक लड़की की कानों में आवाज सुनाई दी। वो लड़की अभिमन्यु को अपने हाथ से इशारा करते हुए अपने पास बुला रही थी। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। अभिमन्यु काफी डर गया था। वह अपने दिल को बार बार समझा रहा था कि वो जो कुछ भी देख रहा है ये सिर्फ एक डरावना सपना है, और सच में वो एक डरावना सपना ही था। अभिमन्यु उस खौफनाक सपने से बाहर निकलना चाहता था। वो चाहता था कि उसकी नींद टूटे और किसी तरह से ये सपना खत्म हो जाए, पर उसके मन को उस लड़की ने अपने काबू में किया हुआ था। अभिमन्यु को अजीब अजीब तरीके के आदमखोर कुत्ते भी दिख रहे थे, जो अपने नुकीले दांतों से अभिमन्यु को अपना शिकार बनाना चाह रहे थे। अभिमन्यु चीख रहा था, चिल्ला रहा था, पर उसकी ये चीख सुनने वाला कोई नहीं था। दरअसल अभिमन्यु कमरे पर अकेला ही रहता था। दोस्तों, अक्सर हम जो रात में सपने देखते हैं वो हम भूल जाते हैं, लेकिन अभिमन्यु ने जो सपना देखा वो उसे आज भी अक्षर सा याद है। सुबह उठकर अभिमन्यु तैयार होकर कॉलेज चला गया। उसे लगा कि उसने रात में जो डरावना सपना देखा है, अब उसे वो सपना फिर कभी नहीं आएगा। लेकिन असल में ये सिर्फ एक शुरुआत थी। अभिमन्यु को अब इसी तरीके के सपने बार बार आने लगे। फिर अभिमन्यु एक दिन अपने बड़े भाई को फोन लगाया। उसके बड़े भाई ने बोला, और कैसा है अभी? अरे बड़े दिनों बाद याद आई तुझे। जब से यहाँ से गया है पढ़ाई में इतना खो गया कि बड़े भाई को ही भूल गया। अभिमन्यु बोला, ऐसी बात नहीं है भैया, दरअसल मैं कुछ दिनों से परेशान चल रहा हूँ। ऐसा कह के अभिमन्यु ने अपनी सारी दास्तान अपने बड़े भाई को बता दी। अभिमन्यु के बड़े भाई ने उसे अकेले रहने से मना कर दिया। उन्होंने समझाया कि वो किसी हॉस्टल में शिफ्ट कर ले या फिर किसी अपने फ्रेंड को अपने साथ रूम में रख ले। अभिमन्यु ने भी ठीक ऐसा ही किया, पर इससे उसकी जिंदगी या उसके सपनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अभिमन्यु रात को सोते सोते चीखने और चिल्लाने लगता। उसकी इस परेशानी को देखकर उसका नया रूम पार्टनर भी रूम छोड़ने लगा।
इसी तरह 10 साल गुजर गए। अब अभिमन्यु नागपुर की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में अपनी पत्नी रिया के साथ काम करने लगा। जैसे जैसे 10 साल गुजर गए वैसे वैसे अभिमन्यु को सपने तो आना कम हो गए। पहले अभिमन्यु को हफ्ते में 1 या 2 बार सपने आया करते थे। अब उसे महीने में 1 या 2 बार ही सपने आने लगे। कहते हैं कि समय हर घाव भर देता है और समय के साथ साथ इंसान भी मजबूत हो जाता है। शायद इसीलिए समय के साथ अभिमन्यु का डर भी कम हो गया था, या यूं कहो कि अब उसे आदत सी हो गई थी। फिर एक दिन अभिमन्यु और उसकी पत्नी ने उदयपुर जाने का प्लान बनाया। उदयपुर में 2 दिन बिताने के बाद वो लोग माउंट आबू पहुंचे। माउंट आबू में हिल्स पर जाते समय अभिमन्यु ने एक लड़की को देखा। ये वही लड़की थी जो अभिमन्यु के सपनों में आया करती थी। उसे देखकर अभिमन्यु के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो लड़की सड़क किनारे एक पत्थर पर बैठकर रो रही थी। अभिमन्यु के दिमाग में सवालों की लड़ी सी लग गई। वो अपने हर सवाल का जवाब जानना चाहता था, इसलिए वो तेजी से उस लड़की की तरफ बढ़ा। रिया ये सब देखकर परेशान थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर इसमें रिया का कोई कसूर नहीं था। दरअसल अभिमन्यु ने रिया को कभी अपने सपनों वाली बात बताई ही नहीं थी। रिया ने अभिमन्यु को रोकना चाहा, पर अभिमन्यु ने उसकी बात सुनकर भी अनसुना कर दिया और वो तेजी से उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा। तभी एक तेज रफ्तार से एक कार आती है और अभिमन्यु को जा लगती है। अब अभिमन्यु अस्पताल में था। वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था। अभिमन्यु को ऑक्सीजन लगी थी। तभी एक आवाज आती है, पापा। वो देखता है कि वहां पर वही लड़की जो उसे सपनों में नजर आती थी, वही एक स्टूल पर दीवार किनारे बैठी हुई है। अभिमन्यु की धड़कनें बढ़ गईं और फिर वो अपना ऑक्सीजन मास्क उतारने लगा। ये देखकर रिया काफी घबरा चुकी थी। उसने तुरंत डॉक्टर को भी बुलाया। डॉक्टर ने अभिमन्यु को फिर एक इंजेक्शन दिया और अभिमन्यु गहरी नींद में सो गया। अभिमन्यु को ठीक होने में 7 दिन गुजर गए। अभिमन्यु ने ठीक होते ही पूरी दास्तान अपनी पत्नी रिया को सुनाई। अभिमन्यु परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो लड़की पहले उसके सपनों तक ही सीमित थी, अब वो उसे दिखाई भी देने लगी है। और आखिर उस लड़की ने अभिमन्यु को पापा क्यों कहा? अब तक रिया को समझ आ चुका था कि ये जरूर कोई भूत प्रेत या कोई काला साया है। रिया ने तुरंत अपने पापा को फोन लगाया। उसके पापा गांव से एक ज्योतिषी को लेके हॉस्पिटल आ गए। अभिमन्यु को देखते ही उस ज्योतिषी ने जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उस ज्योतिषी ने बताया कि अभिमन्यु पिछले जन्म में एक स्कूल बस का ड्राइवर था। पैसों की तंगी और कर्ज के तले दबे होने के कारण उसने पहले अपनी पत्नी को और फिर अपनी बच्ची को गला दबाकर मार डाला। दोनों की हत्या करने के बाद उस स्कूल बस के ड्राइवर ने
खुद भी फांसी लगा ली। वो बच्ची जो अभिमन्यु को सपनों में दिखाई देती है वो कोई और नहीं बल्कि खुद अभिमन्यु की पूर्व जन्म की संतान है। अभिमन्यु ने जो पूर्व जन्म में जो भी पाप किए हैं उसका परिणाम अभिमन्यु इस जन्म में भोग रहा है। आफत से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है आत्मा की शुद्धि। जोशी ने कहा कि अभिमन्यु को उसके पापों का प्रायश्चित करना होगा। जोशी के कहे अनुसार अभिमन्यु ने अपने पापों का प्रायश्चित किया। वो अपनी कमाई का 30% धर्म के कामों में लगा दिया करता था। अब अभिमन्यु को डरावने सपने नहीं आते, पर उससे पूर्व जन्म में जो भी गलतियां हुई हैं वो गलतियां आज भी उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। तो दोस्तों, ये आज की कहानी थी। उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी।